अस्सलामु अलैकुम। सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। काफ़ी ज़माना गुज़रा, मुल्क ईरान पर एक ज़ालिम बादशाह सुल्तान की हुकूमत थी। वो बेहद ज़ालिम था और इसके जुल्म की कहानियाँ दूर दूर तक के मुल्कों में मशहूर थीं और लोग इसे बेहद खौफज़दा रहते थे, क्योंकि ज़ालिम बादशाह सुल्तान बाज़ औक़ात बग़ैर किसी वजह के सैकड़ों आदमियों को ज़िंदा जलवा देता था। कभी कभार तो वो बेगुनाह इंसानों को वहशी शेरों और भूखे चीतों के पिंजरे में फेंकवा देता। गर्ज ये कि इसके जुल्म और सितम की कोई इंतहा न थी। पूरे मुल्क की रियाया हर लम्हा इसके खौफ से कांपती रहती। किसी आदमी को जालिम बादशाह सुल्तान के खिलाफ जुबान हिलाने की जुर्रत न होती। सुल्तान बादशाह ने अपने महल में बड़े बड़े अजदहा पाले हुए थे। ये अजदहा भी इसकी तरह से जालिम थे और इतने खूनख्वार कि सिर्फ इंसानी गोश्त खाने के आदी थे। बादशाह के हुक्म पर रोजाना सैकड़ों आदमियों का कत्ल करके इनका गोश्त इन अजदहाओं को बतौर खुराक तकसीम किया जाता। अलबत्ता ये सांप बादशाह से बेहद मानूस थे और इसकी टांगों से लिपट जाते, कभी इसके गले में लटके रहते। सुल्तान बादशाह की आदत थी कि वो हर वक्त एक खूनख्वार सांप को अपने गले में डाले रखता। कोई आदमी बादशाह पर हमला करने की जरूरत ना करता, क्योंकि इसके गले में लटका हुआ खूनख्वार सांप जो फौरन उस आदमी को हलाक कर देता। इन सांपों की रखवाली और इन्हें खुराक देने के लिए बादशाह ने एक आदमी को रखा। इसका नाम तो कुछ और था, मगर मटके की तरह मोटा और पस्ता कद होने की वजह से बादशाह समेत सब लोग इसे मियाँ मटके के नाम से पुकारते थे। मियाँ मटका था भी छोटा सा, इसका कद छोटा था और पेट और सीना बिल्कुल मटके की तरह गोल और फैला हुआ। छोटी सी गर्दन पर छोटा सा सर और फिर सर पर वो हमेशा एक मखसूस किस्म की टोपी पहनता था। ये टोपी गोल होती और इसके ऊपर छोटा सा कुंदा। इसकी ये टोपी ऐसी थी जैसे मिट्टी के ऊपर ढकना। इसकी टांगें बिल्कुल छोटी छोटी थीं, इसलिए वो पूरा मटका लगता था। मियाँ मटका एक मशहूर सपेरे का बेटा था और इसे बीन बजाने में कमाल हासिल था। चूंकि वो बचपन से ही सांपों में रहता था, इसलिए इसे सांपों से कोई खौफ महसूस नहीं होता था। और ये बात हैरत अंगेज थी कि सांप चाहे नए हों या पुराने, इससे बेहद मानूस थे और इसे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि इसका हुक्म यूं मानते जैसे वो इनका आका हो। मियाँ मटका के कहने के मुताबिक ये इनके बाप की दुआ थी। इसके बाप ने एक बार सांपों के बादशाह शीशनाग को पकड़ लिया। शीशनाग ने अपनी जान बख्शी के लिए इसके बाप को कहा, तो इसके बाप ने यह शर्त आयद कर दी कि इसके बेटे मियाँ मटके को तमाम दुनिया के सांप अपना हक तस्लीम कर लें और इसे सांपों की जुबान भी समझनी आ जाए। चुनाचे शीशनाग ने इसके बाप को एक मनका दे दिया कि वो इसे अपने बेटे को खिला दे। इस तरह बचपन में ही इसने शीशनाग का मनका खा लिया, जिसका असर ये हुआ कि अब दुनिया भर में मौजूद सांप इसका हुक्म इस तरह से मानते जिस तरह मटका इनका आका हो, और इसकी बातें सांपों को समझ आती और सांपों की बातें इसे समझ आती। इन्हीं खसूसियात को देखते हुए सुल्तान बादशाह ने मियाँ मटका को अपने सांपों की रखवाली पर रख लिया और इसे इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा महल और नौकर चाकर भी दिए। इस तरह मियाँ मटका इंतहाई शान और शौकत से जिंदगी गुजार रहा था। हालांकि सिवाय इसे सांपों वाली खसूसियत के इसके पास और कोई खसूसियत ना थी। वो अकल से बिल्कुल खाली था और इस तरह बातें करता, इस किस्म की हरकतें करता जैसे वो 5-6 साल का बच्चा हो। वो था भी बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम। इसकी बातें सुनकर और हरकतें देखकर हंसी आती। इसने मिट्ठू तोता रखा हुआ था। ये तोता हर वक्त इसके कांधे पर बैठा रहता और इंसानों की तरह से बातें करता। मिट्ठू तोता बेहद ज़हीन और अक्लमंद था। वो इस वक्त मियाँ मटके के बड़े काम आता जब मियाँ मटका अपनी बेवकूफ़ी से किसी मुश्किल में फंस जाता। मियाँ मटका चूँकि बेहद सादा और बेवकूफ़ था, इसलिए इसे बादशाह के जुल्म की परवाह न थी और हर वक्त सांपों में रहने की वजह से कोई दूसरा आदमी कभी इसके करीब आने की जुर्रत ही नहीं करता था। इसीलिए सच्ची बात यह है कि मियाँ मटके को बादशाह के जुल्म का सही तौर पर इल्म ही ना था, वरना मियाँ मटका ज़रूर इसके खिलाफ एहतजाज करता, क्योंकि वो बेहद रहमदिल आदमी था। इधर जब बादशाह के मुजालिम की इंतहा हो गई तो लोगों ने सोचा कि किसी तरह इस बादशाह से निजात हासिल की जाए, मगर इन्हें कोई तरीका नज़र ना आता था। सब लोग बादशाह के सांपों से बेहद डरते थे। आखिरकार एक बूढ़े ने इन्हें मशवरा दिया कि इस सिलसिले में मियाँ मटके को राज़ी किया जाए। अगर वो चाहे तो बादशाह का खात्मा हो सकता है।
ये मशवरा सबको पसंद आया, लेकिन दो बुजुर्गों ने मियाँ मटके से बात करने का फैसला कर लिया। मियाँ मटका अपने महल के खास कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये कुर्सी इसकी जिसामत के मुताबिक बनाई गई थी। मियाँ मटका हाथ में पकड़े हुए एक सांप की जुबान पर कोई दवा मल रहा था। मिट्ठू तोता कमरे के रोशनदान में बैठा ऊँग रहा था। अरे, दवाई ले नहीं तो मर जाएगा, मियाँ मटके ने सांप से मुखातिब होकर कहा, मगर सांप ने तेजी से इनकार में सर हिला दिया। मिट्ठू तोता, मियाँ मटके ने तोते से मुखातिब होकर कहा, क्या है मियाँ मटके, क्यों शोर मचा रहे हो, मुझे सोने नहीं देते। मिट्ठू तोते ने आंखें खोलते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, अबे तू तो हर वक्त सोता ही रहता है, कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। मियाँ मटके को भी गुस्सा आ गया। अच्छा सुनाओ, क्या बात है, मिट्ठू तोते ने सर हिलाते हुए कहा। ये नामुराद दवा नहीं पी रहा, मियाँ मटके ने सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं पीता तो ना पिए, अपने आप ही मर जाएगा, मिट्ठू तोते ने कहा और दोबारा आंखें बंद कर ली। वाह वाह, अच्छी बात की है तूने, मेरा इतना प्यारा सांप है और तुमने आराम से कह दिया कि मर जाएगा। मियाँ मटके ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा, तो फिर पिलवाओ इसे दवा, मुझे क्यों कहते हो, मिट्ठू तोते ने सर हिलाते हुए कहा और इसके बाद फिर नींद में डूब गया। फिर इससे पहले कि मियाँ मटका कुछ जवाब देता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अब कौन दरवाजा खटखटा रहा है, मियाँ मटके ने चौंक कर पूछा। जी मैं दरबान हूँ, बाहर से आवाज आई। दरबान होता है तो होता रहे, मैं क्या करूँ, मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। शहर के दो मुअज़्ज़ज़ आदमी आपसे मिलना चाहते हैं, दरबान ने बाहर से ही कहा। अबे पागल तो नहीं हो गया, वो मुअज़्ज़ज़ हैं तो क्या हम किसी से कम मुअज़्ज़ज़ हैं, मैं खुद मुअज़्ज़ज़ हूँ, मेरा बाप मुअज़्ज़ज़। क्यों मिट्ठू तोते, मैं गलत कह रहा हूँ, मियाँ मटके ने कहा। हो सकता है वो दोनों आदमी आपसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हों, मिट्ठू तोते ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। वाह, मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कैसे हो सकते हैं। हाँ, एक सूरत में हो सकते हैं कि वो मेरे प्यारे सांप को दवा पिलाने पर आमादा कर दें, मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। ये भी ठीक है, फैसला हो जाएगा, तोते ने जवाब दिया। अबे दरबान साहब, इन मुअज़्ज़ज़ आदमियों को अंदर भेज दो, मियाँ मटके ने जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और दो बूढ़े आदमी जिन्होंने कीमती लिबास पहना हुआ था अंदर दाखिल हुए। आओ आओ, मुअज़्ज़ज़ आदमी हो तुम, मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो, मियाँ मटके ने इन्हें गौर से देखते हुए कहा। हम नहीं जनाब, आप ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, इन दोनों ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। देखा तोते, मैं न कहता था मैं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। अच्छा तो मुझसे कम मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, कहो क्या कहते हो, मियाँ मटके ने खुश होते हुए कहा। वो दोनों खामोशी से इसके सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। हम आपसे एक अहम बात करने आए हैं, इनमें से एक ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। अहम बात क्या होती है, क्या ऐसी बात की टांगें होती हैं या तोते की तरह इसकी दुम होती है, मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। मियाँ मटके, कुछ सोच कर बोला करो, अहम बात का मतलब होता है बड़ी जरूरी बात, तोते बैठे बैठे इसे समझाते हुए कहा और आने वाले हैरत भरी नजरों से तोते को देखने लगे जो बड़ी समझदारी की बातें कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तुम इससे कम मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, वो कौन सी अहम बात है जो तुम करना चाहते हो, मियाँ मटका सर हिलाते हुए इन आदमियों से मुखातिब हुआ। मियाँ मटके, पहले ये बताओ कि अगर कोई शख्स तुम पर जुल्म करे तो तुम क्या करोगे, एक आदमी ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं क्या करूं या मैं क्या कर सकता हूं, मुझे सोचने दो, तोते मियाँ मिट्ठू ने कुछ सोचते हुए तोते से कहा। तोते ने ऊँगते हुए फुंकारा, भला मैं क्या कर सकता हूँ, मियाँ मटके ने पूछा। तुम सांप को दवा पिला सकते हो, सो सकते हो, जाग सकते हो, चल सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, तोते ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मियाँ मटके ने कहा। मियाँ मटका, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर तुम पर कोई जुल्म करे शख्स तो तुम क्या करोगे, इस बात का जवाब दो, इसी आदमी ने उलझे हुए लहजे में कहा। जवाब दिया, मैं इस शख्स पर जुल्म करूंगा, अपने सांप को हुक्म दूंगा कि इस पर जुल्म करे, मियाँ मटके ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है ना, अब तुम सोचो, अगर एक शख्स से तुम्हारे मुल्क के लोगों पर जुल्म करे तो फिर, इसी आदमी ने खुश होते हुए कहा, तो फिर सारे मुल्क के आदमी इस पर जुल्म करें, सीधी सी बात है, मियाँ मटके ने जवाब दिया। अगर सारे मुल्क के आदमियों से डरते हों तो, फिर इसी आदमी ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं, डरते हैं तो डरते रहें, मियाँ मटके ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या तुम भी इस आदमी से डरते हो, इस आदमी ने कहा। मैं क्यों डरने लगा, मैं किसी से नहीं डरता। क्यों, तोते मियाँ मटके को इस आदमी की बात पर बेतहाशा गुस्सा आया। हाँ हाँ, हम किसी से नहीं डरते, मियाँ मटका डर जाए
तो डर जाए। मैं नहीं डरता, मिट्ठू तोते ने जवाब दिया। मैं भी नहीं डरता, मियाँ मटके ने कहा। नहीं, तुम भी डरते हो। जिस आदमी का नाम मैं लूंगा तुम अभी कहोगे कि हाँ, मैं इससे डरता हूँ। इस आदमी ने इसे कहा और गुस्सा दिलाते हुए कहा, कमाल है, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं डरता तो फिर मैं कैसे डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता तो फिर मैं कैसे डर जाऊंगा? क्यों मिट्ठू तोते? मियाँ मटके को और गुस्सा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्ठू ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। वो बस नींद में ही जवाब दिए जा रहा था। अच्छा, पहले कसम खाओ कि जिस आदमी का हम नाम लेंगे तुम उससे नहीं डरोगे। इस आदमी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ। तुम मुझे इस आदमी का नाम तो बताओ, मियाँ मटके ने कहा। नहीं, पहले कहो कि मैं शीशनाग की कसम खाता हूँ, फिर बताएंगे, इस आदमी ने जवाब दिया। मैं इस शीशनाग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता। क्यों मिट्ठू तोते, मैं ठीक कह रहा हूँ? उसकी ये आदत थी कि वो तोते से अपनी तारीफ जरूर करवाता। ठीक है, तोते ने नींद की झोंक में जवाब दिया। क्या तुम बादशाह सुल्तान से डरते हो? इस आदमी ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा और फिर गौर से मियाँ मटके को देखने लगा। बादशाह सुल्तान से? मियाँ मटका आने वाले की ये बात सुनकर चौंक पड़ा और इसके साथ ही मिट्ठू तोते ने भी पर फड़फड़ाए। वो भी बादशाह का नाम सुनकर होशियार हो गया। हाँ, बादशाह सुल्तान से, इस आदमी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बादशाह से कौन नहीं डरता? बादशाह थे तो डरना चाहिए। इस पर मियाँ मटके की बजाय तोते ने जवाब दिया। वो रोशनदान से उठकर मियाँ मटके के सर पर आ बैठा। अगर बादशाह जालिम हो तो फिर? इस आदमी ने कहा। नहीं, हमारा बादशाह जालिम नहीं है। वो सांपों से बेहद मोहब्बत करता है और सांपों से मोहब्बत करने वाला जालिम नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। क्यों मिट्ठू तोते? मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। यह कोई जरूरी तो नहीं है जो सांपों से मोहब्बत करे वो जालिम नहीं हो सकता। अलबत्ता ये जरूरी बात है कि हमने आज तक इसका कोई जुल्म नहीं देखा। तोते ने जवाब दिया। देखो तोते मियाँ, बादशाह सुल्तान किस कदर जालिम है कि उसने हजारों आदमियों को कत्ल कर दिया है और रोजाना सैकड़ों इंसान इसके जुल्म की भेंट चढ़ जाते हैं। और इसका जुल्म यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि वो अपने सांपों को इंसानी गोश्त खिलाता है और सांपों को खुराक देने के लिए रोजाना कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। तुम्हें कम से कम इस बात का इल्म तो होता ही होगा। दूसरे आदमी ने जो अब तक खामोश बैठा था, पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। क्या कहा तुमने? इंसानी गोश्त? नहीं, ये नहीं हो सकता। मियाँ मटके की आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। हम दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो कभी तहकीक कर लेना, पहले आदमी ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। मुझे भी अब याद आ रहा है कि एक बार मैंने सांपों के गोश्त में एक इंसानी उंगली देखी थी, मगर मैंने कोई ख्याल नहीं किया। मैंने तो यही समझा कि गोश्त काटने वाले की उंगली कटकर इसमें शामिल हो गई है। तोते ने इस बार संजीदगी से सर हिलाते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई जुल्म है। मैं बादशाह को इस बात से मना करूंगा। मियाँ मटके ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर बादशाह बाज ना आया तो? इस आदमी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं बाज आएगा? वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो जरूर मेरी बात मानेगा। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करो वो बाज ना आया तो फिर तुम क्या करोगे? इस आदमी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर बादशाह के खिलाफ लड़ना चाहिए, इसका खात्मा कर देना चाहिए। मियाँ मटके की बजाय तोते ने जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। मियाँ मटके ने भी सर हिला दिया। हम दोनों यहाँ इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। तमाम शहर के बुजुर्गों ने यही फैसला किया था कि मटके के साथ जाओ, मिलो और उसे कहो, क्योंकि वो हम सब में से बहादुर है और फिर अपनी बात का पक्का भी है। इस आदमी ने खुश होते हुए कहा। और सबसे मुअज़्ज़ज़ भी है। दूसरे ने मियाँ मटके को और ज्यादा चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। क्यों मिट्ठू तोते? मियाँ मटके ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तोते ने जवाब दिया। अच्छा, अब हमें इजाजत दो और तुम खुद ही बादशाह से निपट लेना। इन दोनों आदमियों ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं आज ही बादशाह से बात करता हूँ। मियाँ मटके ने सर हिलाया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते कमरे से निकलते चले गए। बादशाह अपने कमरे में सोने के तख्त पर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। इसके गले में इस वक्त सफेद रंग का एक सांप लटक रहा था और एक कनीज इसे शराब पिला रही थी, जबकि दूसरे सामने कलीन पर नाच रही थी। बादशाह शराब पीने के साथ साथ अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दे रहा था। नाचने वाली कनीज के चेहरे पर थकन के आसार उभर आए। वो गुज़श्ता 2 घंटों से नाच रही थी मुसलसल, और बादशाह को इसका नाच इतना पसंद आया कि वो इसे रुकने का हुक्म ही नहीं दे रहा था। कनीज का मुसलसल नाचते नाचते बुरा हाल था, मगर वो नाचने पर मजबूर थी, क्योंकि बादशाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर
अगर वो रुक जाती तो बादशाह इसे कत्ल करवा सकता था, मगर अब इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नाचो और नाचो, माँ बदौलत को तुम्हारा नाच पसंद आ गया है, बादशाह ने शराब का घूंट भरते हुए सख्त लहजे में कहा, और कनीज बेचारी अपनी पाकी मानदा हिम्मत जमा करके जोर जोर से नाचने लगी। इसी लम्हे एक दरबान अंदर आकर बादशाह को फर्जी सलाम किया। क्या बात है, क्यों हमारे आराम में मुदाखलत की गई है? बादशाह ने गुस्से में चीखते हुए कहा। बादशाह सलामत, मियाँ मटका आपकी खिदमत में हाजिरी देना चाहता है, दरबान ने कांपते हुए लहजे में कहा। मियाँ मटका इस वक्त कैसे हाजिर हो गया? जरूर सांपों के मुतालिक कोई खास बात कहने आया है, बादशाह ने चौंकते हुए कहा, और इसके साथ उसने नाचने वाली लड़की को इशारे से वापस जाने के लिए कहा, और लड़की की जान में जान आई और वो सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर चली गई। इसी लम्हे दरवाजा खुला और मियाँ मटका छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े अदब से सलाम किया बादशाह को, मगर चूंकि बड़े पेट की वजह से वो ज्यादा झुक नहीं सकता था, इसलिए बस जरा सा लहरा कर रह गया। आओ मियाँ मटके, इस वक्त कैसे आए हो? इस कुर्सी पर बैठो, बादशाह ने कुछ कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मियाँ मटका इस कुर्सी में धंस गया। बादशाह सलामत, सुना है आप जालिम हैं? मियाँ मटके ने बड़ी मासूमियत से पूछा, और इसकी बात सुनकर बादशाह यूं चिल्लाया जैसे इसके पैर में किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। बकते हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं तुम इस वक्त बादशाह के सामने हो? अगर तुम मेरे सांपों के रखवाले ना होते तो इस गुस्ताखी पर अभी तुम्हारा सर कलम करवा देता, बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। आज तक इसके मुंह पर किसी ने इसे जालिम कहने की जुर्रत ना की थी, मगर मियाँ मटका तो सादा और मासूम इंसान था, इसलिए उसने आते ही बात कर दी। बादशाह सलामत, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आप इनकार कर दें बस, मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर बादशाह इतनी सी बात पर क्यों ना गुस्सा कर रहा था। खामोश रहो ना हंजार, वो मुझे जालिम कहने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। बादशाह को मियाँ मटके की बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। वाह, क्यों खामोश रहूं? ये अच्छी जबरदस्ती है। आप मेरी बात का जवाब दें, हाँ करें या ना करें। इसके बाद मैं पूछूंगा कि आप सांपों को इंसानी गोश्त खिलाते हैं, फिर आप इस बात का जवाब दें ताकि मैं इन आदमियों को झूठा कह सकूं जो आपको जालिम कहते हैं। मियाँ मटके ने बड़ी मासूमियत से कहा, कौन मुझे जालिम कहता है? बादशाह इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा, और दो आदमी थे वो जो मौजूद तो थे मगर मुझसे कम थे। मियाँ मटके ने इसी तरह मासूम लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं सांप को कोई इंसानी गोश्त खिलाता हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और जो मेरी मर्जी आएगी वही करूँगा। अब तुम बताओ वो आदमी कौन थे, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। बादशाह गुस्से की शिद्दत से तख्त से उठ खड़ा हुआ। क्या इसका मतलब है आप वाकई जालिम हैं और आप शीशनाग की कसम के मुताबिक मुझे आपसे लड़ना भी पड़ेगा? मियाँ मटके ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। मियाँ मटके, तुम्हारी ये जुर्रत, बादशाह ने गुस्से से पुकारते हुए कहा, और उसने जोर से दो बार ताली बजाई, और दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और दो दरबान हाथ में तलवारें लिए अंदर दाखिल हुए। मियाँ मटके को पकड़ो और इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो, और इसको कोड़े मार मार कर इसकी खाल उधेड़ दो। इस वक्त तक मारते रहो जब तक ये इन आदमियों के नाम ना बता दे जिन्होंने मुझे जालिम कहा है, बादशाह ने दरबानों से मुखातिब होकर कहा। और दरबानों ने तेजी से आगे बढ़कर मियाँ मटके के दोनों हाथ पकड़ लिए और इसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। ठीक है, ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि तुम वाकई जालिम हो। मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा, मियाँ मटके ने चीखते हुए कहा, मगर दरबानों ने इसे मजीद बात करने ना दी और घसीट कर कमरे से बाहर ले गए। और दरबानों ने मियाँ मटके को घसीट कर जेल खाने पहुंचा दिया और एक बंद कोठरी में फेंक कर वो जल्लाद को बादशाह का हुक्म सुनाने चला गए ताकि बादशाह के हुक्म के मुताबिक मियाँ मटके को कोड़े लगाए जाएं। मियाँ मटका जेल की कोठरी में सर पकड़कर बैठा था। ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बादशाह इसे किस बात पर नाराज हो गया। उसने तो सिर्फ यही पूछना था कि आया वो जालिम है या नहीं। अभी वो बैठा सोच रहा था कि इसे कोठरी के रोशनदान में किसी परिंदे की परों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर सर उठाया तो तोते को रोशनदान में बैठे देखा। बादशाह ने मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया है? तुमने बादशाह को जालिम जो कह दिया, तोते ने जवाब दिया। मगर मैंने तो बस इससे पूछा था, वो कह देता कि जालिम नहीं है, बस वो जालिम तो था, इसीलिए कैसे इनकार कर देता। हाँ, ये बात है, बस साबित हो गया कि बादशाह जालिम है। वो मुझसे कम मुअज़्ज़ज़ आदमी से ये कह रहे थे।
और जालिम के खिलाफ लड़ने की तुमने कसम उठाई है, इसलिए अब तुम्हें बादशाह से लड़ना पड़ेगा। तोते ने इसे इसकी कसम याद दिलाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी कसम का पाबंद हूँ। मैं अभी दरबानों से कहता हूँ कि वो बादशाह से कह दें कि मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, वो मुझसे कुश्ती लड़े। क्यों मिठू तोते, ठीक है ना? मियाँ मटके ने कहा, नहीं, लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि तुम बादशाह से कुश्ती लड़ो। लड़ाई का मतलब ये होता है कि दूसरे का खात्मा किया जाए। अब दो ही सूरतें हैं कि या तो बादशाह तुम्हें मार डालेगा या तुम लड़कर इसे मार डालो। तोते ने इसे समझाते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, मैं बादशाह से पूछ लेता हूँ कि वो मुझे मारेगा या मैं इसे मार डालूं। क्यों ठीक है? तोते मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह ने तो तुम्हें मारने का हुक्म दे दिया है। अभी जल्लाद आएगा और तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देगा और तुमसे इन आदमियों के नाम पूछेगा जो तुम जानते नहीं, इसीलिए कोड़े मारते मारते तुम्हें आखिरकार मार देंगे। तोते ने इसे समझाते हुए कहा, हाँ ये बात भी ठीक है, फिर क्या किया जाए? मियाँ मटके परेशान हो गया। मियाँ मटका परेशान हो गया, तुम ऐसा करो, किसी नाग से कहकर यहाँ के दरबानों को मार डालो और जेल से बाहर आकर किसी जगह छुप जाओ। फिर इस तरह किसी सांप से कहकर बादशाह को भी मार डालना। तोते ने इसे तरीका बताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, तुमने अच्छी बात बताई है, आने दो दरबानों को। मियाँ मटका तोते की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। फिर इससे पहले कि तोता कोई जवाब देता, कोठरी का दरवाजा खुला और दरबान अंदर दाखिल हुए। इनके हाथों में बड़े बड़े नेज़े थे। चलो बाहर, इनमें से एक ने डांट कर मियाँ मटके से कहा। हाँ चलो, मैं तो खुद बाहर जाना चाहता हूँ, मटके ने कहा। मटका कोठरी से बाहर आ गया। दरबान इसे लेकर एक मैदान में आ गए जहाँ खौफनाक सूरत वाला जल्लाद हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। मैदान में एक टिकटिकी भी मौजूद थी जिससे मियाँ मटके को बांधकर इस पर कोड़े मारे जाने थे। इसे टिकटिकी से बांध दो, जल्लाद ने दरबानों से मुखातिब होकर कहा। ठहरो, मेरी बात सुनो, मैंने अब बादशाह से लड़ना है, इसलिए तुम दरमियान में ना आओ और मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार ना होगा। मियाँ मटके ने दरबानों और जल्लाद से मुखातिब होकर कहा, चलो चलो बांधो इसे, ये पागल हो गया है, अभी कोड़े मार मार कर मैंने इसे सीधा कर देना है। जल्लाद ने गुस्से से चीखते हुए कहा, अच्छा तुमने मुझे पागल कहा है? मुझ जैसे अक्लमंद आदमी को पागल कहा है? ठीक है, पहले मैं तुमसे लड़ता हूँ, मियाँ मटके ने कहा। मगर दरबानों ने इसकी कोई बात न सुनी और इसे जबरदस्ती घसीटकर टिकटिकी से बांधने लगे। शोला सांप, कहाँ हो तुम? आओ मेरे पास और इन्हें सजा दो जो मुझे पागल कहते हैं, मियाँ मटके ने जोर से चीखते हुए कहा। और फिर अभी दरबानों के मियाँ मटके को पूरी तरह से बांधा भी ना था कि अचानक सांप के फुंकारने की आवाज इनकी पुष्ट पर सुनाई दी और दरबान खौफ से उछल पड़े और मियाँ मटका इनके हाथों से छूट गया। और इससे पहले कि दरबान कुछ समझते, मियाँ मटके के बड़े से सांप ने इनमें से एक की पिंडली पर काट लिया और वह चीख मारकर वहीं जमीन पर तड़पने लगा। दूसरे ने सांप को नेजा मारना चाहा, मगर सांप ने झुकाव लेकर इसका वार बचाया और फिर इसे भी काट लिया और वो भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये सूरत हाल देखकर जल्लाद घबरा कर वापस भागा, मगर सांप इंतहाई तेजी से इसके पीछे भाग गया और चंद कदम दूर ही इसने इसे जा लिया और फिर सांप ने इसे भी काट लिया। जल्लाद भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद लम्हे तड़पने के बाद दम तोड़ गया। दोनों दरबान भी खत्म हो चुके थे। दूर खड़े बाकी दरबानों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी जान के खौफ से भाग पड़े। आओ शोला सांप, मेरे पास आ जाओ, अब मैं बादशाह के पास जाता हूँ, मियाँ मटके ने कहा और तेजी से सांप इसकी तरफ बढ़ा। मियाँ मटके ने इसे उठाकर अपने गले में यूं डाल लिया जैसे कोई औरत हार पहनती है। तोता फड़फड़ाता हुआ आया और मियाँ मटके के कांधे पर बैठ गया। मियाँ मटका फख्र से अकड़ता हुआ जेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी दरबान में इसे रोकने की हिम्मत ना थी और बड़े इत्मीनान से वो जेल से बाहर आ गया। अब इसका रुख शाही महल की तरफ था। बादशाह सुल्तान एक खास कमरे में आराम कर रहा था कि एक दरबान अंदर दाखिल होकर फर्जी सलाम किया और दरबान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। क्या बात है बादशाह, ने इससे मुखातिब होकर कहा। हजूर, मियाँ मटके ने जेल के 2 दरबानों और जल्लाद को एक काले सांप से डसवा कर मार डाला है और अब वो शाही महल की तरफ आ रहा है और ऐलान करता आ रहा है कि वो आपसे लड़ेगा। दरबान ने खौफजदा लहजे में कहा। मियाँ मटके की ये हिम्मत कि मुझसे टकराए, मैं इसकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बादशाह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। इसने जोर से ताली बजाई। ताली बजते ही एक कनीज अंदर दाखिल हुई
सिपह सलार को हाजिर करो और शाही महल के दरबारों को हुक्म दो कि महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और किसी को अंदर ना आने दिया जाए। बादशाह ने गुस्से से चीखते हुए इसे हुक्म दिया और कनीज तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। बादशाह ने दरबानों को भी वापस जाने के लिए कहा और दरबान भी सलाम करके बाहर निकल गए। बादशाह को मियां मटके की जसारत पर इतना गुस्सा आया कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से मुट्ठियां भींचता जैसे इसका बस न चल रहा हो कि मियां मटके को जिंदा ही जमीन में दफन कर दे। कनीज को गए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजा खुला और सिपह सलार कमरे के अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने आकर झुक गया। सिपह सलार, मियां मटका पागल हो गया है, मुझसे लड़ने के लिए शाही महल में आ रहा है। तुम फौज को फसील के ऊपर चढ़ा दो। और मियां मटका जैसे ही फसील के करीब आए, इस पर तीरों की बारिश कर दो और फिर इसकी लाश टांग से पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने ले आओ। बादशाह ने गुस्से से चिढ़ते हुए सिपह सलार को हुक्म दिया, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपह सलार ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया और फिर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। बादशाह सिपह सलार पहले तो चंद लम्हे वहीं कमरे में टहलता रहा, फिर जब इसका गुस्सा कम हुआ ना तो उसने खुद फसील पर जाने का फैसला किया ताकि खुद अपनी आंखों से मियां मटके को मरते हुए देखे। मियां शोला मटका सांप को गले में लटकाए और मिट्ठू तोते को कांधे पर बिठाए बड़ी शान से शाही महल की तरफ बढ़ रहा था। शहर के लोगों को भी इसके इरादे का इल्म हो गया था, चुनाचे वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़े और वह सब दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह मियां मटका इस जालिम बादशाह का खात्मा करने में कामयाब हो जाए। मियां मटका जब शाही महल के करीब पहुंचा तो इसने महल के करीब बंद देखे दरवाजे। शाही महल के इर्द गिर्द वसी मैदान था। वो महल के दरवाजे से कुछ दूर जाकर रुक गया। ये शाही महल के दरवाजे क्यों बंद हैं? दरबान कहाँ गए हैं? मियां मटका हैरत से दोनों तरफ देखते हुए तोते से पूछ रहा था। मेरा ख्याल है कि बादशाह को तुम्हारे आने की खबर मिल गई है, इसीलिए वो छुप गया है। मिट्ठू तोते ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मियां मटका कुछ कहता, उसने देखा कि फसील पर हर तरफ फौज के सिपाही ही सिपाही नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में कमानें थी जिनमें उन्होंने तीर चढ़ाए हुए थे और इन सब की नजरें मियां मटके पर जमी हुई थी। ये सिपाही क्या निशानाबाजी करने वाले हैं? मियां मटके ने हैरान होकर पूछा। वो तुम पर तीर चलाना चाहते हैं, तुम फौरन पीछे हट जाओ। अपना पीछे फसील पर हर तरफ फौज के सिपाही ही सिपाही नजर आने लगे थे। इनके हाथों में कमानें थी जिनमें उन्होंने तीर चढ़ा रखे थे और इन सब की नजरें मियां मटके पर जमी हुई थी। ये सिपाही क्या निशानाबाजी करने वाले हैं? मियां मटके ने हैरान होकर पूछा। वो तुम पर तीर चलाना चाहते हैं, तुम फौरन पीछे हट जाओ, इतना पीछे कि तीर तुम पर पहुंच ना सके। मिट्ठू तोते ने घबराए हुए लहजे में कहा, वाह, मैं कोई बुज़दिल हूँ, पीछे क्यों हटूं? मैं तो आगे जाऊंगा। मियां मटके ने कहा और फिर तेजी से महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे फसील पर सिपह सलार नजर आया। उसने हवा में जोर से हाथ हिलाया और इसके हाथ हिलाते ही सिपाहियों ने मियां मटके पर तीरों की बारिश कर दी। मगर हैरत अंगेज बात यह हुई कि तमाम तीर मियां मटके के जिस्म से इधर उधर गुजर गए और मियां मटके को एक तीर भी नहीं लगा। मियां मटका बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ता चला गया। ये तीर तुम्हें क्यों नहीं लगे? इस बार हैरान होने की बारी मियां मिट्ठू की थी। मेरे गले में शोला सांप मौजूद है। जिस जगह शोला सांप हो वहाँ कोई हथियार असर नहीं करता। मियां मटके ने जवाब दिया। अच्छा, ये बात है, बड़ी अजीब खासियत है इस सांप की। तोते ने हैरान होकर कहा, हाँ, इन सांपों की खसूसियत मैं जानता हूँ। मियां मटके ने सर हिलाते हुए कहा। इसी लम्हे दूसरी बार इस पर तीरों की बौछार की गई, मगर कोई तीर इसे लगा नहीं और मियां मटका बड़े इत्मीनान से चलता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंच गया। अब वो इस पोजीशन में था कि इस पर तीर अंदाजी ना की जा सकती थी क्योंकि इसके सर पर दरवाजे की बड़ी सी मेहराब थी। शोला सांप, दरवाजा खोल दो, मियां मटके ने सांप से मुखातिब होकर कहा और सांप इसका हुक्म सुनते ही इसके गले से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जोर से फुंकार मारी और इसके मुंह से शोले निकलकर दरवाजे से लगे और दूसरे ही लम्हे लकड़ी के दरवाजे को आग लग गई और वो धड़ धड़ जलने लगा। शोला सांप, अपने साथियों को बुलाओ और महल के अंदर जितने आदमी हैं सबका खात्मा कर दो। मियां मटके ने नया हुक्म दिया। अब इसे भी गुस्सा आ गया था। शोला सांप ने इसका हुक्म सुनते ही जोर से फुंकार मारी और फिर मियां मटके ने देखा कि शहर की तरफ से बेशुमार सांप तेजी से रेंगते हुए शाही महल की तरफ बढ़ने लगे।
ये सांप तादाद में लाखों थे और सब के सब निहायत जहरीले। दरवाजा अभी तक चल रहा था। मटका दरवाजे से बाहर इत्मीनान से खड़ा था। फिर जैसे ही सांपों की फौज महल के करीब पहुंची, दरवाजा धड़ाम से नीचे आ गिरा और सांप तेजी से रेंगते हुए महल में दाखिल हो गए। दूसरे लम्हे अंदर से चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी और महल में भगदड़ मच सी गई। सांपों ने महल में मौजूद दरबानों और सिपाहियों को तेजी से काटना शुरू कर दिया और मटका बड़े इत्मीनान से महल के बाहर खड़ा था। वो इस इंतजार में था कि महल में मौजूद तमाम दरबान और सिपाही मर जाएं और अकेला बादशाह रह जाए तो वो अंदर जाए। इसे मालूम था जब सब मर जाएंगे तो सांप बाहर आ जाएंगे। बादशाह सुल्तान जब फसील पर पहुंचा तो इस वक्त मियां मटके पर तीरों की पहली बौछार की गई थी, मगर बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि एक तीर भी मियां मटके को नहीं लगा। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी फौज के निशाने इतने खराब हैं? बादशाह ने गुस्से से धाड़ते हुए सिपा सलार से कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं हजूर, नामालूम मियां मटके को तीर क्यों नहीं लगे? सिपा सलार ने घबराए हुए लहजे में कहा और फिर इसने दूसरी बौछार करने का हुक्म दिया और जब दूसरी बौछार भी खा ली गई तो वो सब हैरत से जम से गए। बादशाह भी इस वक्त हैरान हुआ क्योंकि उसने देखा कि तीर सीधे मियां मटके की तरफ जाते जाते अपना रास्ता बदल जाते थे और मियां मटका इसी तरह इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मियां मटके को तीर क्यों नहीं लगते? बादशाह ने कहा। इस बार इसका लहजा बौखलाया हुआ था। सिपा सलार भला क्या जवाब देता? वो खुद परेशान था। फिर इससे पहले कि वो कुछ करता, उन्होंने देखा कि महल के बड़े दरवाजे को आग लग गई है और दरवाजा धड़ाधड़ जलने लगा। ये मियां मटका क्या बला है? इसने दरवाजे को आग कैसे लगा दी? बादशाह ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि सिपा सलार कोई जवाब देता, फसील पर मौजूद सिपाही खौफ से चीखने लगे, सांप 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 आ रहे हैं। बादशाह ने देखा तो वाकई लाखों की तादाद में सांप चारों तरफ से इंतहाई तेज रफ्तारी से महल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इन्हें रोको, इन्हें रोको, ये बेहद जहरीले सांप हैं, बादशाह ने चीख कर कहा और फिर कुछ सोचकर वो दौड़ता हुआ इस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें उसने अपने पालतू सांप रखे हुए थे। इसने सोचा था कि वो इन सांपों को आने वाले सांपों से मुकाबले के लिए छोड़ देगा क्योंकि इसके पास भी दुनिया के सबसे जहरीले सांप मौजूद थे। मगर जैसे ही वो सांपों वाले कमरे में दाखिल हुआ, वो हैरत के मारे नाचता गया। कमरे में मौजूद सैकड़ों सांप गायब थे। कमरे में एक भी सांप मौजूद ना था। अब तो वो और भी ज्यादा घबरा गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी लम्हे इसे महल के दरवाजे पर चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी और वो तेजी से बाहर निकल आया और फिर ये देखकर खौफ के मारे इसका रंग सर्द पड़ गया कि महल के अंदर सांप ही सांप दाखिल हो गए हैं और वो धड़ाधड़ दरबानों और सिपाहियों को काट रहे हैं। जिसे वो काट लेते वो वहीं गिरकर एक लम्हे में तड़प कर खत्म हो जाता। सिपाहियों और दरबानों में भगदड़ मच चुकी थी और वो अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर सांप तो लाखों की तादाद में थे। वो कमरों में भी घुस आए, इसलिए इनसे बचने की कोई सूरत नहीं थी। अब तो बादशाह बिल्कुल ही घबरा गया था। इस वक्त इसके गले में कोई सांप ना था। जो इसके गले में था वो इसे अपने खास कमरे में ही छोड़ आया था। इसे यकीन हो गया कि सांप इसे भी काट लेंगे और वो यकीनन मर जाएगा। अचानक उसे एक ख्याल आया और वो तेजी से दौड़ता हुआ महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा जहाँ एक अलहदा कमरा बना हुआ था। इसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इस कमरे के दरमियान में एक पिंजरा लटक रहा था जिसमें सुनहरी रंग की एक चिड़िया मौजूद थी। सुनहरी चिड़िया में फौरन सामने आ, जादूगर से मिलना चाहता हूँ, बादशाह ने चिड़िया से मुखातिब होकर कहा। चिड़िया ने जैसे ही इसकी बात सुनी वो धुआं बनकर पिंजरे से गायब हो गई और फिर चंद लम्हों बाद कमरे में साएं साएं की आवाजें बुलंद हुई और स्याह रंग का धुआं नजर आने लगा। धुआं तेजी से सिमटता चला गया। अब वहाँ एक खौफनाक सूरत वाला बूढ़ा सा इंसान नजर आने लगा जिसके गले में इंसानी हड्डियों का हार था। सामरी जादूगर, मुझे मियां मटके ने सामरी जादूगर को देखते ही खौफ से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे बर वक्त बुला लिया, वरना मियां मटका तुम्हें वाकई मार डालता। सामरी जादूगर ने कहा, मुझे बचाओ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें हर साल 10 कमाल लड़कियों का खून पिलाता हूँ, मुझे बचाओ। बादशाह ने खौफ के मारे इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सामरी जादूगर ने कहा, फिर जल्दी करो, कहीं मियां मटके के सांप ना आ जाएं। बादशाह अपनी जान के खौफ से पूरी तरह खौफजदा था। फिक्र न करो, मैं तुम्हें अपने महल में भेज देता हूँ, मियां मटका वहाँ ना पहुँच सकेगा।
अगर वो वहां आया तो मैं इसे अपने जादू से कैद कर दूंगा। सामरी जादूगर ने इसे जवाब दिया और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर बादशाह पर फूंक दिया। दूसरे लम्हे बादशाह का जिस्म धुएं में तब्दील हो गया और धुआं चंद लम्हे में बिखर कर गायब हो गया। इसके साथ ही सामरी जादूगर भी गायब हो गया। अब कमरा खाली पड़ा था। शोला सांप ने जब मियाँ मटके को बताया कि फसील में मौजूद तमाम दरबान सिपाही कनीजें खत्म हो गई हैं और बादशाह अकेला रह गया है, तो मियाँ मटका बड़े फख्र से अकड़ता हुआ शाही महल के दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। महल में हर तरफ दरबानों और सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थी। मियाँ मटका महल में बादशाह को तलाश करता रहा, मगर बादशाह वहां होता तो इसे मिलता। ये बादशाह कहाँ चला गया? मिठू तोते ने मियाँ मटके ने बादशाह की तलाश में नाकाम होकर पूछा। मालूम नहीं, मैं खुद भी महल का कोना कोना छान आया हूँ, बादशाह कहीं भी नहीं है। सामरी जादूगर के महल में पहुंच गया है। सामरी जादूगर जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, बादशाह का दोस्त है। शोला सांप ने मियाँ मटके से मुखातिब होकर कहा, अच्छा बुज़दिल कहेगा, भाग गया आखिर, मगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी कसम खाई है। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, मगर इसके लिए तुम्हें सामरी जादूगर के महल में जाना पड़ेगा। मिठू तोते ने कहा, कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। मियाँ मटके ने इत्मीनान से जवाब दिया, जैसे ही इसके लिए कोई ये मसला ना हो। इधर शहर के लोगों को जब मालूम हुआ कि महल के अंदर मौजूद तमाम दरबान सिपाही मर गए, तो वो खुशी से नारे लगाते हुए महल में दाखिल हो गए। सांप वापस जा चुके थे। वो सब आकर मियाँ मटके के गिर्द जमा हो गए और बादशाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। बादशाह भाग गया। वो सामरी जादूगर के महल में चला गया है। मियाँ मटके ने इन्हें बताया, सामरी जादूगर, वो तो बेहद जालिम और ताकतवर जादूगर है। अब क्या होगा? लोगों की खुशी पर ओस पड़ गई। कोई बात नहीं, मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, बेशक वो मुझसे कुश्ती लड़कर देख ले। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, मियाँ मटके, किसी तरह बादशाह का खात्मा होना चाहिए, वरना वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। मजमे में से इन्हीं दो आदमियों ने आगे आकर कहा, जो पहले ही मियाँ मटके से आकर मिले थे, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। मैं अभी सामरी जादूगर के महल में जाता हूँ। क्यों मिट्ठू तोते? मियाँ मटके ने खुश जोश में आकर कहा, ठीक है ठीक है। मिट्ठू तोते ने भी सर हिलाते हुए कहा, हमें बादशाह की लाश चाहिए, हमें बादशाह की लाश चाहिए। लोगों ने नारे लगाए। फिक्र न करो, मैं अभी जाकर इसकी लाश ले आता हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है, वो खुद आए या ना आए, मैं इसकी लाश जरूर ले आऊंगा। मियाँ मटके ने कहा और सब मियाँ मटके के नारे लगाने लगे। मियाँ मटका जिंदाबाद, मियाँ मटका जिंदाबाद। महल नारों से गूंज उठा और फिर मियाँ मटका खुशी से फूल कर और भी ज्यादा मोटा हो गया और वो करता हुआ महल के दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि सामरी जादूगर के महल जाए। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर सामरी जादूगर के महल में पहुंच जाए, मगर क्या करता, मजबूर था। वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए पैदल चल रहा था। फिर महल से निकलकर वो मैदान में आ गया और अब सोचने लगा कि किधर जाए, क्योंकि इसे सामरी जादूगर के महल का पता नहीं था। सामरी जादूगर के अजीम शान महल में पहुंचकर बादशाह को काफी इत्मीनान हो गया था। ये इतना बड़ा और अजीम शान महल था कि बादशाह का अपना महल भी इसके सामने किसी फकीर की झोंपड़ी लगता था। महल पसंद आया बादशाह? सामरी जादूगर ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा, ओह सामरी जादूगर, ये तो वाकई अजीम शान महल है। आज तक मैं यही समझता रहा कि मेरा महल बहुत बड़ा है, मगर इस महल को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि महल किसे कहते हैं। बादशाह ने बड़े खलूस भरे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया बादशाह, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। सामरी जादूगर बादशाह के मुंह से अपने महल की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर यहाँ वो मटका तो नहीं पहुँच जाएगा। वो तो सख्त खतरनाक आदमी निकला। मैं तो इसे भोला भाला और अहमक समझता था। बादशाह को मियाँ मटके का ख्याल आया तो वो कांप उठा। अरे मियाँ मटके की क्या जरूरत है कि वो इस महल के नजदीक भी आ सके? इस महल की हिफाजत सामरी का जादू कर रहा है और तुम जानते हो कि सामरी के जादू का कोई तोड़ नहीं। सामरी जादूगर ने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए बड़े मकरूराना लहजे में कहा, और हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, लेकिन अब मैं वापस अपने मुल्क कैसे पहुंच सकूंगा? मेरे बाद तो वहां तख्त पर दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। बादशाह ने कहा, देखो सुल्तान, फिलहाल तुम अपने मुल्क वापस जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे तमाम साथी हिलाक कर दिए गए हैं। इसलिए अगर तुम वहां गए तो वो लोग तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे। सामरी जादूगर ने बादशाह को समझाते हुए कहा, मगर मैं कब तक यहाँ रहूंगा? तुम कोई ऐसा जादू करो कि सब लोग मेरे मती और फरमाबरदार हो जाएं। बादशाह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, सुनो सुल्तान, मियाँ मटके के कब्जा में शोला सांप है, जिसे सांपों का देवता समझा जाता है।
वो इंसानों की तरह बातें कर सकता है और इंतहाई ज़हीन और अक्लमंद है। जब तक ये सांप मियाँ मटके के कब्जे में है, मेरा जादू इस पर नहीं चल सकता, और अगर मैं मुल्क के बाशिंदों पर जादू करूं तो शोला सांप की वजह से वो जादुई लम्हे में खत्म हो जाएगा। सामरी ने इसे समझाते हुए कहा, फिर तो मियाँ मटका यहाँ घुस आएगा, इसके पास तो शोला सांप होगा। बादशाह को खौफ से पसीना आ गया। अरे तुम डरते क्यों हो? यहाँ शोला सांप का जोर नहीं चल सकता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं इस दौरान कोशिश करूंगा कि किसी तरह हम ये मटके का खात्मा करके इससे शोला सांप पर कब्जा कर लूं। जैसे ही शोला सांप मेरे कब्जे में आया, फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे मुकाबले में ठहर नहीं सकेगी। और दूसरी बात ये कि शोला सांप मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। इसके बाद तुम चैन से हुकूमत करते रहना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। सामरी जादूगर ने कहा, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो वाकई अपने महल की तरह खुद भी अजीम हो। जिंदाबाद बादशाह सुल्तान। सामरी की बात सुनकर खुशी से उछलने लगा। सामरी की आदत है जब वो किसी को दोस्त कह दे तो फिर इसके साथ दोस्ती निभाता भी है। सामरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर वो शोला सांप कब तुम हासिल करोगे? बादशाह ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। देखो मियाँ मटका बहुत भोला और सीधा सा आदमी है, वो लोगों के कहने में आकर जरूर मुझसे मुकाबला करने यहाँ आएगा। जाहिर है शोला सांप भी इसके हमराह होगा। मैंने तुम्हारे यहाँ आते ही ऐसे इंतजाम किया है कि मियाँ मटका शोला सांप को अपने जिस्म से अलहदा कर दे। बस जैसे ही वो शोला सांप को अलहदा करेगा, मैं एक लम्हे में इसे मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद वो आज़ाद होगा और मैं इस पर आसानी से कब्जा कर लूंगा। इसलिए फिलहाल तुम इत्मीनान से रहो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे मतलब की हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। सामरी जादूगर ने कहा, अच्छा ठीक है, बस कोशिश करो कि जल्द अज जल्द काम हो जाए। बादशाह ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सामरी जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। बादशाह सुल्तान चंद लम्हे बैठा कुछ सोचता रहा, फिर उठकर करीब पड़े हुए बिस्तर पर लेट गया। सामरी जादूगर की तलाश में मियाँ मटका निकल तो पड़ा था, लेकिन अब मैदान में आकर वो सोच रहा था कि आखिर सामरी जादूगर को कहाँ तलाश करे। अरे मिट्ठू तोते, बताओ ना, सामरी जादूगर कहाँ रहता है? अचानक मियाँ मटके ने कांधे पर बैठे हुए तोते से मुखातिब होकर कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ रहता है, मेरा ख्याल है कि जादू नगरी में रहता होगा। तोते ने नींद के झोंके से बेदार होते हुए कहा, तुम्हारा सत्यानाश, तुम बस हर वक्त सोते ही रहो। चलो इतना तो करो, ख्वाब में ही सामरी जादूगर के रहने की जगह देख लो, फिर तुम्हें तो ख्वाब में भी मिठाइयाँ नजर आती होंगी। मियाँ मटके ने हाथ उठाकर कांधे पर बैठे हुए मिट्ठू को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तोता उड़कर इसकी टोपी पर जा बैठा, क्योंकि वो जानता था कि मियाँ मटके के छोटे छोटे हाथ इसके सर तक नहीं पहुंच सकते। शोला सांप, ये चालाक तोता तो हरामखोर है, इसे कुछ नहीं मालूम। तुम ही बताओ कि सामरी जादूगर कहाँ रहता है। मियाँ मटके ने तोते की तरफ से नाउम्मीद होकर गले में लिपटे हुए शोला सांप से मुखातिब होकर कहा, मियाँ मटके, सामरी जादूगर इतना दूर रहता है कि तुम तमाम उम्र भी चलते रहो तब भी इस तक नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए बेहतर यही है कि इसका ख्याल छोड़ दो और वापस चलो। शोला सांप ने मियाँ मटके को समझाते हुए कहा, बुज़दिलों की सी बातें कर रहे हो, हालांकि सांपों के बादशाह हो। बादशाह तो बहादुर होते हैं। मैंने वादा किया है कि इस जालिम बादशाह की लाश लाऊंगा, और अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मियाँ मटके ने अपना छोटा सा सर हिलाते हुए कहा, अगर तुम जिद करते हो तो फिर एक ही सूरत है कि तुम बूढ़ी चुड़ैल की मदद हासिल करो, वो तुम्हें सामरी जादूगर के महल तक पहुंचा सकती है। शोला सांप ने जवाब दिया, बूढ़ी चुड़ैल? भला इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाएगी कि वो मुझे इतनी दूर तक उठाकर ले जाएगी? वो तो बूढ़ी होगी, चाहे चुड़ैल ही क्यों ना हो। मियाँ मटके ने हैरत भरे लहजे में कहा, सामरी जादूगर की टक्कर की जादूगरनी है, अगर इस दुनिया में है तो वही बूढ़ी जादूगरनी है। वो तुम्हें जादू के जोर से एक लम्हे में सामरी जादूगर तक पहुंचा सकती है, और अगर वो खुश हो जाए तो सामरी जादूगर के खात्मे में तुम्हारी मदद भी कर सकती है। शोला सांप ने वजाहत करते हुए कहा, और फिर ठीक है, कहाँ है वो बूढ़ी चुड़ैल? बहुत बदसूरत तो नहीं? ऐसा ना हो कि मैं उसकी शक्ल देखते ही डर जाऊं। मियाँ मटके ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो यहाँ से शुमाल की तरफ वीरान पहाड़ी में एक गार में रहती है, तुम्हें वहां तक जाना होगा। शोला सांप ने कहा, और मियाँ मटका सर हिलाता हुआ वीरान पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद वो वीरान पहाड़ी पर पहुंच गया, मगर वहां कहीं भी कोई ऐसी गार नजर न आई जिसमें बूढ़ी चुड़ैल बैठी नजर आती। कहाँ है वो चुड़ैल? मुझे तो कहीं नजर नहीं आती, कहीं मेरे आने का सुनकर डर कर भाग तो नहीं गई? मियाँ मटके ने इधर उधर देखते हुए कहा, और शोला सांप
इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मियाँ मटके, बूढ़ी चुड़ैल जिस गार में रहती है, इसका दरवाजा इस वक्त खुलता है जब कोई आदमी इस पर अपना खून छिड़के। वो देखो सामने जो बड़ी सी गार है, इसके अंदर बूढ़ी चुड़ैल रहती है। तुम ऐसा करो कि अपनी छोटी उंगली में से 2-3 कतरे खून इस गार के दहाने पर टपकाओ। शोला सांप ने कहा, वाह, मेरा खून फालतू है, मैं क्यों टपकाऊं? मियाँ मटके ने बिगड़ते हुए कहा, तो फिर तुम सांवली जादूगर के पास नहीं जा सकते। शोला सांप ने फैसला कुन लहजे में कहा, अच्छा चलो ठीक है। मियाँ मटके ने रजामंद होते हुए कहा, और फिर इसने अपनी उंगली को मुंह में डालकर जोर से चबाया। दूसरे लम्हे इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसने जोश में कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, इसलिए उंगली खांसी कट गई थी। और फिर मियाँ मटका नाचते हुए जोर जोर से अपनी उंगली को झटके देने लगा, जिसकी वजह से इसकी उंगली से खून के छींटे उड़ उड़कर इस गार के दाने पर गिरने लगे। और दूसरे लम्हे एक जोरदार वहां धमाका हुआ और गार का दहाना और ज्यादा खुलता चला गया, जैसे गार बड़ी होती जा रही हो। मियाँ मटके को यह मंजर देखकर अपनी तकलीफ भूल गई और वो हैरत से ये मंजर देखने लगा। गार का दहाना बड़ा होते ही अंदर से कह की आवाज सुनाई दी। आवाज बड़ी क्रिह किस्म की थी। आओ मियाँ मटके, अंदर आ जाओ। अंदर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और मियाँ मटके को यूं महसूस हुआ जैसे कोई जबरदस्ती इसे खींचकर गार के दहाने पर ले जा रहा है। और फिर चंद लम्हों बाद वो गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से बहुत बड़ी और रोशन थी। गार के दरमियान में एक बूढ़ी मगर इंतहाई बदसूरत औरत नुमा चुड़ैल आलती पालती मारे फर्श पर बैठी हुई थी। इसके सामने शीशे का एक बड़ा सा गुल्लू पड़ा हुआ था। तो तुम सांवरी जादूगर से लड़ोगे? बूढ़ी चुड़ैल ने मियाँ मटके के करीब पहुंचते हुए कहा। नहीं, मुझे सांवरी जादूगर से कोई मतलब नहीं। मैं तो वहां से बादशाह सुल्तान की लाश लाना चाहता हूँ। वो खुद बेशक ना आए, मुझे परवाह नहीं है, बस इसकी लाश मिल जाए। मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए कहा, मगर वो सांवरी जादूगर की पनाह में है और सांवरी को हिलाक किए बगैर तुम बादशाह को हाथ नहीं लगा सकते। बूढ़ी चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, मैं इसे पैर लगा लूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों मिट्ठू तोते, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मगर तोते पर शायद नींद का झोंका कुछ ज्यादा ही गालिब था, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बूढ़ी चुड़ैल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मेरी बात सुनो। मियाँ मटका सीधा साधा सा आदमी है, तुम इसकी बातों का बुरा ना मनाओ। दरअसल हम बादशाह को खत्म करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें सांवरी जादूगर को ही क्यों ना हलाक करना पड़े। अचानक शोला सांप ने कहा और बूढ़ी जादूगरनी ने चौंक कर गौर से मियाँ मटके के गले में लटके हुए शोला सांप को देखने लगी। दूसरे लम्हे इसके बदसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसकी आंखों में तेज चमक थी। और शोला सांपों के बादशाह, तुमने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। बहुत खूब। सुनो, शोला सांवरी जादूगर ने फैसला किया है कि वो तुम्हें मियाँ मटके से अलहदा करके अपने कब्जे में करेगा और मियाँ मटके को मार डालेगा, और उसने इसके लिए पूरा मनसूबा तैयार कर रखा है। अगर तुम मेरे पास ना आते तो यकीनन इसके जाल में फंस जाते, मगर अब मैं चाहूँ तो सांवरी को मियाँ मटके के हाथों मरवा सकती हूँ। मगर मुझे इससे क्या फायदा होगा? बूढ़ी चुड़ैल ने कहा। तुम क्या फायदा हासिल करना चाहती हो? बोलो। शोला सांप ने कहा, अगर तुम ये वादा करो कि इसको शिकस्त देने के बाद इसके महल के तह खाने में मौजूद जादूगर देवता का बुत लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा, मुझे मंजूर है। शोला सांप ने जवाब दिया। अगर शोला सांप को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर, बल्कि कबूल है। मियाँ मटके ने फौरन ही शोला सांप की तायीद करते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा भी देती हूँ और तुम्हें गुड़िया दे देती हूँ। इस गुड़िया की मौजूदगी में सांवरी जादूगर का जादू तुम पर नहीं चल सकेगा। आगे तुम्हारा अपना काम है कि तुम इसे किस तरह हलाक करती हो। बूढ़ी चुड़ैल ने राजी होते हुए कहा, और फिर इसने अपने पास पड़ा हुआ छोटे से झूले में से एक पुरानी सी छोटी सी गुड़िया निकालकर मियाँ मटके की तरफ बढ़ा दी। इस गुड़िया के पूरे जिस्म में सुइयां चुभी हुई थी। इसमें सुइयां क्यों चुभो रखी थी? बेचारी को दर्द हो रहा होगा। मियाँ मटके ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा और एक सुई को निकालने लगा। अरे अरे, इसमें से एक सुई भी ना निकालना, वरना ये गुड़िया बेकार हो जाएगी और फिर सांवरी जादूगर ने तुम्हें आसानी से हलाक कर देना है। बूढ़े चुड़ैल ने चीखते हुए कहा। मियाँ मटके, ये गुड़िया तुम जेब में डाल लो। शोला सांप ने कहा और मटके ने सर हिलाते हुए गुड़िया को जेब में डाल लिया। अब तुम सब अपनी आंखें बंद करो। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा तो सब ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही मियाँ मटके को यूं महसूस हुआ जैसे इसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई हो। चंद लम्हों तक यही एहसास होता रहा,
लेकिन फिर इसे अचानक एहसास हुआ कि वो जमीन पर खड़ा है। आंखें खोल दो, इस बूढ़ी चुड़ैल की आवाज सुनाई दी और मियाँ मटके ने आंखें खोल दी तो इसे सामने धुएं के बादलों में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा और अजीमुशान महल नजर आने लगा। मियाँ मटके, यही सामरी जादूगर का महल है, अब हमने इसमें दाखिल होना है। शोला सांप ने कहा, तो इसका दरवाजा तो होगा, बस इसमें से दाखिल हो जाएंगे। यूं मिट्ठू तोते, मियाँ मटके ने जवाब देते हुए कहा। दरवाजा ना होगा तो उड़कर चले जाएंगे, तोते ने जवाब देते हुए कहा। सुनो मियाँ मटके, अगर हम इस तरह सीधे जादूगर के महल में दाखिल हो गए तो इसकी फौज हमें हलाक कर देगी और फिर वहाँ वो जालिम बादशाह भी मौजूद होगा। शोला सांप ने कहा, तो फिर हम उल्टे होकर कैसे दाखिल होंगे? हमारी उल्टी तरफ तो आंखें ही नहीं है। मियाँ मटके ने परेशानी के आलम में सर हिलाते हुए कहा, सुनो, पहले मिट्ठू तोता उड़कर महल के अंदर जाए, वो वहां जाकर एक ऐसी जगह छुप जाए जहां से वो देख सके कि सामरी सो गया है या नहीं। जब वो देखे कि सामरी जादूगर सो गया है तो फिर वो हमारे पास आए, इस वक्त हम अंदर दाखिल होंगे। शोला सांप ने तजवीज पेश करते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त तो हमें खुद नींद आ जाएगी, मियाँ मटके ने कहा। मगर फिर इससे पहले कि शोला सांप इसकी बात का जवाब देता, अचानक महल की तरफ से शोर सुनाई दिया और फिर मियाँ मटका ये देखकर खौफ से उछलने लगा कि एक तरफ से हजारों अफराद घोड़ों पर सवार तलवारें लहराते हुए इनकी तरफ लपके चले आ रहे हैं। मिट्ठू तोता हमलावरों को देखकर खौफ से उछला और पर फड़फड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ता चला गया, जबकि शोला सांप तेजी से रेंगता हुआ इसकी गर्दन से उतरकर जमीन पर मौजूद बड़ी सी घास में कहीं गायब हो गया। अब वो मियाँ मटका वहां अकेला रह गया और इतना हमलावरों को देखकर इसके तो औसान खता हो गए और वो खौफ की शिद्दत से पागलों की तरह कभी इधर और कभी उधर दौड़ता। अरे मिट्ठू तोते, मुझे भी पंजों में दबाकर आसमान की तरफ ले चलो। अरे सांपों के बुज़दिल बादशाह शोला, तुम कहाँ मर गए? मियाँ मटके ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, मगर वो दोनों अपनी जानें बचाकर फरार हो गए। इसी लम्हे हमलावरों ने इसे घेर लिया और फिर एक हमलावर ने मियाँ मटके पर कमान फेंकी और जब रस्सी मियाँ मटके की कमर में फंस गई तो उन्होंने घोड़े मोड़े और मियाँ मटका इनके पीछे घिसटता चला गया। इसकी टोपी उतर गई, कपड़े फट गए, चीखें मारता रहा, मगर घोड़े ने ना रुका और वो इसे घसीटते हुए सामरी के महल की तरफ बढ़ते चले गए। सामरी का दरबार लगा हुआ था। सामरी जादूगर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा बड़े फातिहाना अंदाज में कहकहे मार रहा था। इसके साथ वाली कुर्सी पर मुल्क ईरान का जालिम बादशाह सुल्तान भी बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर भी खुशियां नाच रही थीं। इर्द गिर्द बहुत सी कुर्सियां थीं और सिपाहियों ने इसे घेरे में डाल रखा था। दरमियान में मियाँ मटका पड़े हुए थे। इनका चेहरा और जिस्म लहूलुहान हो गए थे, कपड़े फट गए थे और इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब बताओ मियाँ मटके, तुम सामरी जादूगर का मुकाबला करने आए थे, अब बोलो तुम्हें कैसे कत्ल किया जाए? सामरी जादूगर ने कहकहे लगाते हुए कहा, इसके टुकड़े उड़ा दो, सामरी फौरन मार डालो। सुल्तान बादशाह ने चीखते हुए कहा, ठहरो, मैं इसे शोला सांप के बारे में पूछ लूं। सामरी जादूगर ने कहा, शोला तो भाग गया, बुज़दिल कहेगा। मियाँ मटके ने बड़ी नफरत भरे लहजे में कहा, और वो तुम्हारा तोता कहाँ है? वो तो हर वक्त तुम्हारे पास रहता था। सुल्तान बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो भी उड़ गया। मियाँ मटके ने बड़े मायूस अंदाज में कहा, अच्छा, तुम्हें तो खत्म करें, शोला सांप को मैं खुद ढूंढ लूंगा। सामरी ने कहा और फिर इसने जोर से आवाज देकर जल्लाद को बुलाया और जल्लाद बड़ी सी तलवार लहराता हुआ दरमियान में आ गया। वो एक लंबा तड़ंगा काली स्याह रंगत और खौफनाक शक्ल वाला हबशी था। मियाँ मटका तो इसे देखते ही खौफ से चीखने चिल्लाने लगा, अब जितना मर्जी चीखो मियाँ, तुम्हारी मदद को कोई नहीं पहुंच सकता। ये सामरी जादूगर का महल है। सामरी जादूगर ने कहकहे लगाते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, वो कहाँ गई? अचानक मियाँ मटके को अपनी गुड़िया का ख्याल आया। उसने तेजी से अपनी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर गुड़िया तो कहीं रास्ते में ही गिर गई थी। गुड़िया? कैसी गुड़िया? सामरी ने चौंकते हुए पूछा। अरे इस बूढ़ी चुड़ैल ने दी थी और कह रही थी कि इस बुढ़िया की वजह से सामरी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। मियाँ मटके ने जवाब देते हुए कहा, ओह, चुड़ैल ने मुझे फिर छेड़ा, मैं इसका खात्मा कर दूंगा। वो बोला, चुड़ैल अब मेरे लिए खतरा बनती जा रही है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अच्छी तरह मालूम है कि सामरी जादूगर की जान इसकी आंखों में है और सामरी जादूगर की आंखों के सामने आकर हर चीज फना हो जाती है। सामरी जादूगर ने चीखते हुए कहा, सामरी, इसे खत्म कर दो, बाद में बातें कर लेना। सुल्तान ने कहा और सामरी ने सर हिलाते हुए जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद तेजी से मियाँ मटके की तरफ बढ़ा और मियाँ मटका खौफ से चीखने लगा।
इसी लम्हे हाल कमरे में बड़े रोशनदान में फड़फड़ाहट सी हुई और दूसरे लम्हे मिट्ठू तोता पंजों में बूढ़ी चुड़ैल वाली गुड़िया दबाए बरामद हुआ। और जिस लम्हे जल्लाद मटके की गर्दन उड़ाने के लिए तलवार चलाई, तोते ने गुड़िया मियाँ मटके पर गिरा दी। गुड़िया मियाँ मटके की फटी हुई जेब के अंदर जा गिरी और जल्लाद की तलवार इसी लम्हे मियाँ मटके के जिस्म से टकराई, मगर मियाँ मटका सही सलामत रहा, क्योंकि तलवार मियाँ मटके के जिस्म से टकराते ही गायब हो गई थी और वो गुड़िया इसके पास पहुंच गई थी। अब मेरी जादू की चीजें बेअसर हो गई हैं, सामरी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैं इसे कत्ल करता हूँ, मेरी तलवार हकीकी है, बादशाह सुल्तान ने उछलते हुए कहा। और फिर तलवार लेकर वो तेजी से मियाँ मटके की तरफ लपका, मगर इसी लम्हे शोला सांप की पुकार सुनाई दी। और फिर इससे पहले कि सुल्तान बादशाह उछलकर अपने आप को बचाता, शोला सांप ने झपट कर इसके पैर में काट लिया और सुल्तान का बादशाह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। शोला सांप को देखकर जादूगर सामने और इसके दरबारों में खुलबली से मच गई और सामरी जादूगर ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मगर इससे पहले कि इसका मंत्र मुकम्मल होता, अचानक मिट्ठू तोता एक बार फिर नमूदार हुआ और फिर वो तेजी से झपट कर सामरी जादूगर के चेहरे की तरफ टकराया और उसे चोंच मारकर सामरी की एक आंख निकाल डाली। सामरी जादूगर चीखता हुआ जमीन पर झुक गया। एक आंख फूटते ही सामरी जादूगर की आधी जगीर, आधी फौज और आधे दरबान धुआं बनकर गायब हो गए और साथ में इसके महल का आधा हिस्सा भी गायब हो गया। तोता एक बार फिर सामरी की तरफ झपटा ताकि इसकी दूसरी आंख में निकाल दे, लेकिन सामरी जादूगर अपने आप को बचाता हुआ और चीखता हुआ महल के अंदरूनी कमरे की तरफ भागा। मगर इसी लम्हे शोला सांप इसके पैरों में लिपट गया और सामरी जादूगर उछलकर जमीन पर गिरा और उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए तेजी से करवट बदली और इसी लम्हे इसकी ताक में उड़ता हुआ मिट्ठू तोता इस पर एक बार फिर झपटा और इस बार इसका वार चल गया। इसकी चोंच ने सामरी जादूगर की दूसरी आंख में फोड़ डाली थी और दूसरी आंख फोड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ और सामरी की बाकी फौज, दरबान और महल का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। अब एक खाली मैदान में सामरी जादूगर दर्द की शिद्दत से जमीन पर पड़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। मियाँ मटके, जल्दी से सुल्तान बादशाह की तलवार उठाकर इसे कत्ल कर दो। शोला सांप ने जो सामरी के पैरों में लेटा हुआ था चीख कर कहा और मियाँ मटका, जो ये सब कुछ हैरत से देख रहा था, अपनी जगह से उछला और बादशाह सुल्तान की जमीन पर बैठ गया और बादशाह सुल्तान की जमीन पर पड़ी हुई तलवार उसने उठा ली और लपक कर दोनों हाथों से इसने पूरी कुव्वत लगाकर सामरी जादूगर की गर्दन पर वार किया और सामरी जादूगर की गर्दन कट कर एक तरफ जा पड़ी। चंद लम्हे इसका जिस्म तड़पता रहा और फिर वो साकत हो गया। सामरी जादूगर मर चुका था, इसकी फौज, दरबान, महल सब कुछ गायब हो चुके थे। जालिम बादशाह सुल्तान भी मर चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक गार ही नजर आ रही थी। मियाँ मटका इस गार की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि गार में एक बहुत ही बड़ा बुत पड़ा हुआ है जिसके सर पर ताज था और इसके 12 हाथ थे। मियाँ मटके, ये जादूगर देवता का बुत है, इसे उठा लो, इसे हमने बूढ़ी चुड़ैल को देना है। शोला सांप ने, जो रेंगता हुआ इसके पीछे कार में पहुंच चुका था, मियाँ मटके से कहा और मियाँ मटके ने सर हिलाते हुए जादूगर का देवता का बुत उठा लिया और इसी लम्हे वो गार से बाहर निकल आई। शोला सांप एक बार फिर मियाँ मटके की गर्दन से लिपट गया और मजबूत और मिट्ठू तोता दोबारा मियाँ मटके के कांधे पर आकर बैठ गया। वहां जाकर तो तोते ने कमाल ही कर दिया, सामरी जादूगर की आंखें फोड़ डाली। मियाँ मटके ने खुश होकर मिट्ठू तोते को थपकी देते हुए कहा, और मैंने कुछ नहीं किया। शोला सांप ने मसनूई तौर पर नाराज होते हुए कहा, तुमने भी कमाल किया, ऐन मौका पर पहुंचकर इस जालिम बादशाह को हलाक कर दिया। मियाँ मटके ने इसके चिकने जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा, और सबसे बड़ा कमाल तुमने किया कि सामरी जादूगर को हिलाक कर दिया। जादूगर देवता का बुत मुझे तो। अचानक एक तरफ से बूढ़ी चुड़ैल ने नमूदार होते हुए कहा। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा था क्योंकि सामरी जादूगर के मरने और जादूगर देवता के बुत की वजह से अब वो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन गई थी। मियाँ मटके ने बुत इसे दे दिया, अब इस बादशाह की लाश कैसे ले जाएं? ये तो बहुत भारी है। मियाँ मटके ने कहा, तुम फिक्र ना करो, आंखें बंद कर लो। बूढ़ी चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा और मियाँ मटके ने जैसे ही आंखें बंद की, इसे पहले की तरह यही एहसास हुआ जैसे इसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई है। मगर चंद लम्हों बाद उसने एक बार फिर अपने आप को जमीन पर खड़े हुए पाया
تو اس نے آنکھیں کھول دی اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے ملک کے محل کے سامنے کھڑا ہے اور بادشاہ سلطان کی لاش بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ شہر کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میاں مٹکا واپس آ گیا ہے اور بادشاہ سلطان کی لاش بھی لایا ہے تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ بادشاہ سلطان کی لاش محل کے دروازے پر لٹکا دی گئی تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تمام شہر اور ملک والوں نے متفقہ طور پر میاں مٹکے کو اپنا نیا بادشاہ چن لیا۔ اس کے سر سے ٹوپی اتار کر تاج پہنا دیا گیا۔ بوڑھی چڑیل نے بھی اس تاج پوشی میں شرکت کی اور میاں مٹکے کو بتایا کہ وہ بے فکر ہو کر حکومت کرے، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اب میاں مٹکا بادشاہ بن کر خوب مزے کرنے لگا۔ سانپوں کا بادشاہ شولا سانپ بھی اس کے پاس تھا، بوڑھی چڑیل بھی اس کے ساتھ تھی اور مٹھو طوطا بھی۔ اس طرح وہ چین اور سکون سے حکومت کرتے رہے۔ ان کی حکومت میں ہر شخص خوش تھا، مطمئن تھا، کیونکہ میاں مٹکا ہر ایک سے انصاف کرتا اور کسی پر ظلم نہ کرتا۔